हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश्ड पावर। देखिए, मुग़ल रूलर में औरंगज़ेब ही लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था। मतलब इसके बाद कई सारे मुग़ल रूलर आए बट वो पावरफुल नहीं थे। जो सबसे पावरफुल था वो औरंगज़ेब ही था। और औरंगज़ेब ने ही इंडिया की सबसे ज़्यादा टेरिटरी पर कंट्रोल कंट्रोल करके रखा था। बट औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो सूबेदार थे, जो मतलब मुगल्स के जो सूबेदार थे, औरंगज़ेब के जो सूबेदार थे, जो ज़मींदार होते थे, उन्होंने क्या करा, अपना ही किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। मतलब वो फिर बाद में उन्होंने अपने आप को राजा कंसिडर करने लगे उस जगह का जहाँ का उन्हें सूबेदार बनाया था। धीरे धीरे वो लोग पावर में आने लगे और दिल्ली जो था वो सेंटर था, मतलब पावरफुल रूलर्स का। फिर वो मतलब दिल्ली एक 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 तरीके से हेड क्वार्टर टाइप में था। फिर वो लोग पावर में जैसे ही आए तो उन्होंने दिल्ली से अलग हो गए। 18वीं सेंचुरी में नई पावर एक सामने आई, वो थी ब्रिटिश की। देखिए, पहले एक ब्रिटिश एक छोटी सी कंपनी थी जो इंडिया में आई थी सिर्फ बिजनेस करने के लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाद में ब्रिटिश इतने पावरफुल और इतने मतलब और उन्होंने इंडिया की इतनी बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। हम इस चैप्टर पर आगे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब अंग्रेज़ों की कंपनी है, वो मतलब इंडिया में आ गई थी। और उसने इंग्लैंड की जो राजकुमारी थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उनसे ग्रांटेड सोल राइट ले लिया था बिजनेस करने का। चार्टर इसका मतलब होता है कि कोई इंग्लैंड की दूसरी कंपनी अब इंडिया के साथ मतलब इंडिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकती। मतलब उसने एक अपना अधिकार कर लिया था कि यार अब हम ही कर सकते हैं। वो तो इस चार्टर एक्ट के थ्रू मतलब उनके पास वो अ, एक मोनोपोली हो गई थी। तो वो लोग क्या करते थे, इंडिया से जो सामान है वो बहुत ही कम दाम में, मतलब सस्ते दामों में खरीदते थे और इंग्लैंड में जाकर महंगे बेचा करते थे। तो इससे इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये फ़ायदा हुआ कि उनका कंपटीशन ख़त्म हो गया। मतलब बाकी इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां वो इंडिया के साथ अब बिज़नेस नहीं कर सकती। मर्चेंटाइल का मतलब यही होता है कि कहीं से बहुत ही सस्ते दामों में चीज़ें खरीदी और कहीं पर उसको ले जाकर महंगे दामों में बेचा, इसी को मर्चेंटाइल कहते हैं। जो रॉयल चार्टर है वो बाकी अदर देशों को रोक नहीं पाया। मतलब इससे किसी अदर देशों को फ़र्क नहीं पड़ा कि एलिज़ाबेथ ने ये मतलब क्या किसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा है। देखिए, इंग्लिश मतलब जो अंग्रेज़ लोग हैं, इंग्लैंड लोग हैं, जो वेस्ट कोस्ट और ये अपना साउथ अफ्रीका को क्रॉस करते हुए आते थे। और उतने समय में पुर्तगाली ऑलरेडी आ जाया करते थे और तब तक वो गोवा में अपना इस्टेब्लिशमेंट कर चुके थे पुर्तगाली, और गोवा को अपना बेस बना चुके थे। वास्को डिगामा ही था जिसने पुर्तगाल से इंडिया आया और 1498 में इंडिया का मतलब सी रूट इंडिया का डिस्कवर करा था। और उनके बाद धीरे धीरे डच भी आए इंडिया के साथ बिज़नेस करने के लिए, और फ्रेंच ने भी स्टार्ट कर दिया इंडिया के साथ बिज़नेस करना। तो ये प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियन जितने भी थे उन सबको सेम थिंग चाहिए थी, मतलब सारी एक ही चीज़ें चाहिए थी। वो थी कि फ़ाइन क्वालिटी के गुड्स, मतलब इंडिया में जो फ़ाइन क्वालिटीज़ का कॉटन मिलता है वो चाहिए था, और रेशम चाहिए था जो कि अच्छी क्वालिटी का इंडिया से मिलता है। इसके अलावा क्योंकि यूरोप में फ़ाइन क्वालिटीज़ के कॉटन और रेशम की यूरोप में काफ़ी डिमांड थी, और इसके अलावा थे जो इंडिया के मसाले थे उनकी भी काफ़ी डिमांड थी। बट हुआ ये, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा। तो मार्केट में ये जो कॉटन है और रेशम है उसके रेट काफ़ी मतलब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसके प्राइस भी काफ़ी बढ़ने लगे। प्राइस बढ़ने के कारण यूरोपियन को प्रॉफिट नहीं होता था। मतलब सस्ते में ख़रीदते थे यहाँ से और महंगे में वहाँ यूरोप में बेचते थे, बट यहीं पे उन्हें काफ़ी धीरे धीरे महंगे पे मिलने लगा।
तो इसका फिर एक ही सॉल्यूशन था कि उनको अपना कंपटीशन ख़त्म करना था। मतलब बाकी के जो देश हैं जैसे फ्रांस है, पुर्तगीज़ है, डच है, उनसे अपना मार्केट ख़त्म कंपटीशन ख़त्म करना था। तो क्या करते थे वो लोग, अ, किसी का शिप जला दिया या कुछ, मतलब किसी का रास्ता रुकवा दिया, इस तरीके से वो कंपटीशन को ख़त्म करना चाहते थे। और ये बिज़नेस था वो लगभग लगभग इसी के मतलब फॉर्मूले से चल रहा था कि किसी की शिप को रुकवा दिए, किसी की शिप को जला दिए, किसी की शिप को कुछ प्लानिंग करके कि यार ये यहाँ का यहाँ व्यक्ति आ ही ना पाए। तो इस तरीके से पूरा मार्केट चल रहा था। बिज़नेस में प्रॉब्लम बढ़ने के साथ साथ फिर ये हुआ कि वो लोग कंपनी जो थी वो आपस में लड़ाई तो करती थी, उनके साथ साथ वहाँ की लोकल रूलर से भी काफ़ी बार जो मतभेद स्टार्ट हो गए। फिर कंपनी चलाना और एडमिनिस्ट्रेशन करना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बट ये बाद में अलग नहीं रह सकी। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वेस्ट बंगाल में बिजनेस की शुरुआत कैसे की। देखिए सबसे पहले 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली रिवर के किनारे जो कि कलकत्ता में, वहाँ पर अपनी इंग्लिश फैक्ट्री फर्स्ट सेटअप की थी, जिसको पहले फैक्टर नाम से जाना जाता था। और फैक्टर से ही फैक्ट्री बना। और और उसी फैक्ट्री में वेयर हाउसेज हुआ करते थे जहाँ पर स्टोर, मतलब सामान को इकट्ठा किया जाता था, मतलब स्टोर हाउस, गोडाउन की तरह। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो कंपनी के जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने क्या करा, कि कंपनी के आसपास ही सेटल होने लगे धीरे धीरे। मतलब जहाँ कंपनी है, जहाँ उनको आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धीरे धीरे वहीं उन लोगों ने अपनी रहने की व्यवस्था कर ली थी। और 1969 तक उन्होंने एक फोर्ट, मतलब बिल्डिंग बना ली थी, एक फोर्टिफाइड कर लिया था। फिर देखिए 2 साल बाद इसके, मतलब 1998 में मुगल, मतलब कंपनी ने मुगल से 3 गांव खरीदे थे। 3 गांव लिए थे खेती करने के लिए। पहले इसका नाम था कालीकता, बाद में चेंज होके बना कलकत्ता, और अभी जिसे हम नाम से जानते हैं वो है कोलकाता। मतलब इसके नाम काफ़ी चेंज हुए। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल्स के पास जाकर फरमान के लिए बोला कि ताकि हमें वो एक फरमान जारी करें जिससे हम टैक्स फ्री, मतलब बिना टैक्स दिए हम इसे बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें, ड्यूटी ड्यूटी फ्री। अब देखिए फरमान से क्या हुआ, कंपनी को तो परमिशन मिल गई कि वो बिना टैक्स दिए बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो उनके ऑफिशियल है, उनके जो बिजनेस हैं, वो लोग जब प्राइवेट बिजनेस करते थे, मतलब अपना अलग बिजनेस करते थे, तो उनको तो देना ही पड़ता था जो टैक्स है वहाँ का। तो बाद में क्या करा उन्होंने भी, मतलब कंपनी को ये परमिशन दे दी, उनको फरमान मिल गया कि वो टैक्स फ्री बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो ऑफिसर लोग हैं, वो जब अपना पर्सनल बिजनेस करते थे, प्राइवेट बिजनेस करते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन बाद में उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि टैक्स देने से, कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो इसका विरोध करा था बंगाल के जो राजा थे, जिनके मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया था। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। अब मतलब बिजनेस से इसकी शुरुआत हुई, फिर लड़ाई झगड़े तक बात कैसे पहुंची, मतलब ये लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ। देखिए एटीन सेंचुरी में कंपनी का और बंगाल के जो नवाब थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में लड़ाई काफ़ी बढ़ने लगी, मतलब धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब हैं, उन्होंने बंगाल पर अपनी ऑटोनॉमी कर ली थी, मतलब अपना अपना शासन अधिकार इस्टेब्लिश कर लिया था सही से। बंगाल का जो राजा था मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान आया, और अलीवर्दी के बाद नवाब सिराजुद्दौला आया। और सबके सब एक पावरफुल रूलर थे, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और उन्होंने अ, ब्रिटिश को, मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब जो बंगाल के जो राजा थे, उन्होंने
कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने से या टैक्स फ्री करने से उन्हें मना कर दिया था, और उनके जो कॉइन थे उसके लिए भी मना कर दिया था। उन्होंने उनकी फोर्टिफिकेशन के लिए भी रोक दिया था, और उन्होंने ऐसा बोला था कि उनकी वजह से बंगाल का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हुआ है। फिर इसके बदले में कंपनी ने इन्हें काफ़ी रिफ्यूज़ करा, इन्हें डिनाई करा, और उन्हें लेटर लिखा जिसमें काफ़ी नवाब को, मतलब बंगाल के जो नवाब हैं उन्हें काफ़ी ह्यूमिलिएट करा था, उन्हें काफ़ी बुरा बोला था, उनकी पॉलिसीज़ को काफ़ी पॉलिसीज़ के काफ़ी खिलाफ थे। और कंपनी का ऐसा मानना था कि जो बंगाल के जो नवाब हैं वो कंपनी के साथ बहुत अनजस्टिस कर रहे हैं, बहुत ही अनफेयर कर रहे हैं। उन लोगों का ऐसा मानना था, यदि वो हमें मतलब अगर सही से बिज़नेस करना है किसी भी कंपनी को, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, और उन्हें टैक्स फ्री, मतलब ड्यूटी फ्री, मतलब टैक्स फ्री बिज़नेस करने देना चाहिए। हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो हमसे टैक्स ना लें। और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती गई धीरे धीरे, और इस कॉन्फ्लिक्ट ने आगे चलकर बेटल ऑफ प्लासी का रूप ले लिया था। द बैटल ऑफ प्लासी 1756 में अली वर्दी खान की मौत के बाद बंगाल का जो राजा है वो बना नवाब सिराजुद्दौला। बट जो सिराजुद्दौला है वो काफ़ी पावरफुल राजा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी वो कोई ऐसा राजा बने जो उनकी पपेट बनकर रहे। पपेट बनकर मतलब होता है उनके हिसाब से, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ही करे, काम करे। मतलब उन्हें टैक्स फ्री बिजनेस करने दे, बहुत इजीली बिजनेस करने दे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके जो पॉलिटिकल इश्यूज़ में काफ़ी इंटरफेयर करती थी, जिससे नवाब सिराजुद्दौला ने इन्हें वार्न करा कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरफेयर ना करें। बाद में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, और नवाब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाज़ार की फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कब्ज़ा, मतलब युद्ध के लिए आ गए वो। उनके जो लॉक हैं, उनके वेयर हाउस को लॉक कर लिया गया, उनके जो शिप हैं, शिप को घेर लिया गया, और इनके जो पूरी फोर्टिफाइड कंपनी उसको लॉक कर दिया। देखिए, इसका नाम बैटल ऑफ प्लासी कैसे पड़ा, मतलब बैटल ऑफ प्लासी क्यों कहते हैं। देखिए, प्लासी नाम ये जो आया है ये पलाशी से बना है, मतलब पलाशी एक पलाश का ट्री होता है जिसमें फूल उगते हैं, और वो फूल होली के गुलाल में काम आते हैं। तो ये उस पलाशी से मॉडिफाई होकर प्लासी बना है। देखिए, जब कलकत्ता हाथ से निकलने वाला है, तब ये मद्रास में बात पहुंची, तो वहाँ के लोगों ने, कमांडेंट ने रॉबर्ट क्लिफ को भेजा। रॉबर्ट क्लिफ को अ, बंगाल भेजा ताकि वो इनसे लड़ सके। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लिव ने, मतलब रॉबर्ट क्लिव ने फिर सिराजुद्दौला पर अटैक कर दिया, और एक सबसे बड़ा रीज़न था बंगाल की हार का, कि जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडेंट था, जिसका नाम था मीर ज़फ़र। उसने मीर ज़फ़र को प्रॉमिस कर दिया था कि तुम लड़ाई लड़ो मत, अगर ये नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है तो हम तुम्हें राजा बना देंगे। तो इससे क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी वीक पड़ गई और वो हार गया था। बैटल ऑफ प्लासी इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पहली जीत थी ऑफिशियली, जिस कंपनी के किसी राजा से युद्ध में जीते थे। आफ्टर द डिफीट ऑफ, देखिए, प्लासी के युद्ध पर अंग्रेज़ों के जीतने के बाद उन्होंने क्या करा कि नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया, और मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन कंपनी अभी वहाँ पर राज करने के मतलब वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में करने में नहीं थी। वो चाहती थी अपना बिजनेस को एक्सपांड करे। वो चाहती थी कि बिना, मतलब अगर लोकल रूलर की हेल्प हेल्प से वहाँ की किसी टेरिटरी को कंट्रोल करने के बिना ही अगर उनका काम चल सकता था तो ये अच्छी बात थी। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि राजा हमेशा उनका ही सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है, अपनी प्रजा को भी संभालना है।
देखिए बाद में क्या हुआ कि मीर ज़फ़र ने भी इनका जो खिलाफ़ है, मीर ज़फ़र भी इनके खिलाफ़ बोलने लगा और इनका प्रोटेस्ट करने लगा। फिर इन्होंने क्या करा, मीर ज़फ़र को हटाकर मीर कासिम को राजा बनाया। बट बाद में मीर कासिम भी अंग्रेज़ों से काफ़ी परेशान होकर इनकी कंप्लेंट करने लगा। और फिर इससे शुरू हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था, जिसमें मीर कासिम को बाद में बंगाल के बाहर भेज दिया। फिर अंग्रेज़ों ने वापस से मीर ज़फ़र को राजा बनाया। लेकिन अब राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। और बाद में मीर ज़फ़र की मृत्यु के बाद 1765 में कंपनी ने, ये रॉबर्ट क्लिव ने ये खुद कहा कि उनके जो एक्सपीरियंस थे नवाब के वो काफ़ी बेकार रहे हैं। फिर उन्होंने डिक्लेयर करा कि रॉबर्ट क्लिव ने कि अब यहाँ के बंगाल के अब हम खुद नवाब बनेंगे। फिर लास्ट में 1765 में क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों को ही बंगाल का दीवान घोषित कर दिया, मतलब उन्हें ही बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब एज अ बंगाल गवर्नर तो उनकी सबसे बड़ी जो लैंड रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, मतलब जो ज़मीन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो अंग्रेज़ लोग थे वो आते थे यहाँ से सस्ते में सामान खरीदते थे और वहाँ जाके बेचते थे। जो सामान सस्ते में खरीदे थे वो गोल्ड और सिल्वर से खरीदते थे। तो अब उनके पास बंगाल बंगाल उनके कंट्रोल में आने से तो उनको अब सोने और चांदी के बदले में सामान खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो वहीं से ही मतलब टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर कर ही उससे पैसा कमा देते, मतलब उससे ही इकट्ठा कर लिया, उससे ही अपने यूजेस में लिया है। और उन्हीं पैसों से इंडिया का गुड्स खरीदा और वहीं वहाँ पर ले गए, मतलब उन्हें अब सोने और चांदी के बदले इंग्लैंड से लाया हुआ सोना यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने सारे खर्चे किए, सारे रेवेन्यू अपनी बिल्डिंग्स और अपने जो भी कंस्ट्रक्शन फोर्ट हैं, और उन्होंने उसी टैक्स के पैसे से ही किए। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब, अब जो कंपनी के ऑफिसर थे अब वो नवाब बन गए। देखिए जब उन्हें सत्ता हासिल करी मुग़लों ने, मतलब उन्हें जब बंगाल उनके हैंड ओवर करा था, तो इसका मतलब ये था कि अब पूरी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अब वो लोग भी नवाबों की तरह जीना नवाबों की तरह जीना चाहते थे, मतलब अब उनकी इच्छा होने लगी कि अब हमें नवाब ही बनना है। अंग्रेज़ों के पास सत्ता आने के बाद उन्होंने क्या करा कि बंगाल के जो एक्चुअल नवाब हैं उन्हें फ़ोर्स करने लगे कि उन्हें वो ज़मीन दें और खूब सारा पैसा दें। रॉबर्ट क्लिव ने ही इंडिया में ही बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके रखी थी। जब वो चेन्नई आया था इंग्लैंड से 1743 में, जब उसकी उम्र 18 थी। और जब वो इंडिया छोड़कर जाने लगा 1767 में, तो उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जो लगभग उस टाइम पे 4,01,102 पौंड के बराबर था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उसको 1764 में एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट करा गया था, उसको इसलिए अपॉइंट करा गया था कि वो यहाँ से करप्शन को फ्री कर सके, मतलब करप्शन मिटा सके। लेकिन 1772 में ऐसा हुआ कि उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही पेश होना पड़ा अपना प्रूफ देने के लिए कि वो, क्योंकि अपनी दौलत की वजह से उस पर ही करप्शन के आरोप लग गए। और 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। कंपनी के जो दूसरे ऑफिसर थे वो लोग क्लिफ की तरह दौलत इकट्ठी तो नहीं कर पाए, बट कुछ उनमें से कई सारे ऐसे हैं वो जल्दी मर गए, कुछ बीमारियों के कारण या कुछ युद्ध में। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि रॉबर्ट क्लिफ की तरह हर ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी का वो करप्ट ही थे और डिसऑनेस्ट थे। कई सारे ऑफिसर हम्बल फैमिली, मतलब हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आए थे।
उनकी अपर मोस्ट डिज़ायर, मतलब सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि इंडिया से खूब सारा पैसा इकट्ठा करें और ब्रिटेन अपने देश वापस जाकर एक कंफर्टेबल लाइफ जिएं। और कई सारे ऑफिसर ने ऐसा किया भी, और उन्हें ये करने के बाद रातों रात अ, अमीर भी बने वहाँ पर, और वहाँ पर भी उन्हें लोग नवाब के नाम से पहचानने लगे इंडिया से जाने के बाद भी। कंपनी रूल एक्सपांड। अब देखिए यहाँ से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।